गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा में 9वां पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। तो बच्चों, हड्डियां मतलब क्या है ये सबको पता ही है। आपके शरीर में हड्डियां हैं ना? यस। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रीढ़ की हड्डी मतलब कौन सी हड्डी है। मतलब पीठ के बीच की हड्डी। यह जो रीढ़ की हड्डी है मतलब हमारे पीठ के बीच में जो हड्डी रहती है उसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यह पाठ जो है वह जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने लिखा है। यह पाठ एक एकांकी है, एक अंक वाले, जिसे हम नाटक भी कहते हैं। एकांकी में नाटक के समान 7 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, अभिनेता, देशकाल, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य आदि। एकांकिका या नाटक का आकार लघु होने के कारण या छोटे होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। परिचय। लेखक का जन्म 1917 बुलंदर शहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1978 में हुई। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने मतलब माथुर जी ने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध मतलब लेखक, प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर लेखक माथुर जी हिंदी भाषा के एक सफल लेखक एवं नाटककार थे। इन्होंने अपने समय के लेखक एवं कवियों के साथ मिलकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। रीढ़ की हड्डी। इस एकांकिका के माध्यम से लेखक ने नारी मतलब औरत या स्त्री के शिक्षा का मतलब एजुकेशन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में स्त्री शिक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेखक ने नारी के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन मतलब पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, यह बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, अभी हम पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ को शुरुआत करते हैं। पहले हम देखते हैं इस पाठ के, इस एकांकिका के मतलब इस नाटक में जो पात्र है इनका परिचय मैं आपसे करवाती हूँ। उमा, यह एक सुशिक्षित युवती है मतलब एजुकेटेड गर्ल है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा, यह उमा की माँ है। शंकर, यह युवक है। यह युवक उमा से शादी करना चाहता है। गोपाल प्रसाद, यह शंकर के पिता है। और रतन जो है यह रामस्वरूप का नौकर है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि रामस्वरूप और प्रेमा यह दोनों पति पत्नी हैं और उनकी बेटी का नाम है उमा। गोपाल प्रसाद जो है वह शंकर के पिता है। यह शंकर जो है वह उमा से शादी करना चाहता है, तो यह उमा को देखने के लिए रामस्वरूप के घर पर जाते हैं। और रतन है, यह रतन रामस्वरूप इनके घर का नौकर है। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है
वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ पर तख्त, तख्त मतलब बैठने का या बैठने के लिए जो आसन हम बिछाते हैं उसे तख्त कहते हैं, जिसको बिछाकर उस पर मेहमानों को बिठाया जाता है। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। अब उस तख्त को मतलब जो बैठने का एक प्रकार का जो आसन है उसे उन्होंने नीचे बिछाया है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकलब बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। अब जब उनका नौकर रामस्वरूप को कहता है कि साहब यह जो तख्त है यह मैं बिछा दूँ, तो रामस्वरूप गुस्से से उस रतन को कहता है कि जब भगवान के ऊपर अकलब बटी जा रही थी, जब भगवान अकलब बांट रहे थे, तब तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूँ साहब क्या कह रहा है, और यह जो पसीना है उतना पसीना तूने क्यों बहाया है। रतन, तख्त बिछाता है, ही। अब यह जो नौकर है यह तख्त को नीचे बिछाता है और हंसता है, ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तख्त पर दरी बिछाना मतलब और एक अच्छा चादर उसके ऊपर बिछाना। तो रामस्वरूप अपने नौकर से कहते हैं कि जल्दी से जा और बीबी जी के मतलब प्रेमा के कमरे से हारमोनियम और सितार, यह दोनों इंस्ट्रूमेंट है, यह तू लेके आ। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। अब प्रेमा मतलब रामस्वरूप की जो पत्नी है वह कहती है, लेकिन आपकी जो लाडली बेटी उमा है यह तो मुंह फुलाए बैठी पड़ी है। मुंह फुलाए यह मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है गुस्सा हो जाना। तो यह जो उमा है वह तो गुस्सा है। रामस्वरूप, क्या हुआ। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अब यहाँ पर रामस्वरूप कहता है कि क्या हुआ उमा को, तो प्रेमा कहती है मतलब रामस्वरूप की पत्नी रामस्वरूप को कहती है कि आपने तो कहा था कि तो उसे ठीक ठाक मतलब अच्छी तरह से तैयारी करके नीचे लाना। आपको पता ही है बच्चों कि जब लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं तो लड़की को किस तरह से सजाया जाता है, अच्छी तरह से उसकी तैयारी की जाती है, उसका अच्छी तरह से मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सब किया जाता है। तो इसी तरह उमा को भी तैयार होने के लिए कहा गया था। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। तो रामस्वरूप कहता है हाँ, अभी उमा से कहना कि थोड़ा ज़रा करीने से मतलब संभाल के आ जाए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। अब रामस्वरूप कहता है कि यह जो लड़की को देखने वाले आने वाले हैं यह तो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है मतलब एडवोकेट है, सभा सोसाइटी में जाते हैं मतलब अलग अलग मीटिंग्स सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन खुद की जो बहू या लड़की जो उन्हें चाहिए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी उन्हें नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होता है। प्रेमा, और लड़का। रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। अब यहाँ पर प्रेमा रामस्वरूप से पूछती है तो लड़का क्या करता है मतलब कितना पढ़ा लिखा है। तो रामस्वरूप कहता है कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, मतलब बाप अगर पढ़ा लिखा है तो लड़का उससे भी और होशियार है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही
तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। जब उस लड़के से पूछा जाता है कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वह आपको पढ़ी लिखी क्यों नहीं चाहिए, तो लड़का कहता है कि शादी का सवाल अलग अलग है और पढ़ाई का सवाल अलग है। रतन, बाबूजी बाबूजी। धीमी आवाज में यह रतन जो है वह राम स्वरूप को कहता है कि बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। अब यहाँ पर जब रतन कहता है कि बाबूजी बाबूजी और रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो देखते हैं कि लड़के वाले घर पर आ रहे हैं। तो रामस्वरूप तुरंत उमा से कहता है कि तुम उमा को समझा देना, वो थोड़ा सा गा देगी उनके सामने। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। अब रामस्वरूप मेहमानों को अंदर बुलाते हैं और जो बाबू गोपाल प्रसाद जी है, मतलब वो शंकर के पिता है, वह बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। अब रामस्वरूप गोपाल जी से कहते हैं, मतलब शंकर के पिता से कहते हैं कि आपको मकान, मकान मतलब भवन या घर, यह पर्यायवाची शब्द है, मतलब समानार्थी शब्द है। भवन, मकान का पर्यायवाची शब्द होता है भवन या घर। तो रामस्वरूप कहते हैं कि आपको घर ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। अब इस परिच्छेद में झांक कर यह शब्द आया है, यह शब्द कृदंत शब्द है। और इस कृदंत शब्द का अगर आपको कहा जाता है कि क्रिया रूप में लिखिए, मतलब झांक कर इस कृदंत शब्द को क्रिया रूप में लिखिए, तो इसका क्रिया रूप होता है झांकना। झांक कर इस कृदंत शब्द का क्रिया रूप होता है झांकना। गोपाल प्रसाद खंखार कर, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो यहाँ पर जब राम स्वरूप गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि आपको घर ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं, हम जिस तांगे में आए वह तांगे वाला आपका घर जानता था। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ। लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अब रामस्वरूप लड़के से पूछते हैं कि शंकर बाबू, आपको कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अब यहाँ पर भी पर्यायवाची शब्द, मतलब समानार्थी शब्द छुट्टी, छुट्टी का पर्यायवाची शब्द होता है अवकाश। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो शंकर रामस्वरूप से कहता है कि कॉलेज की हमें छुट्टियां तो नहीं है, लेकिन वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब सप्ताह का आखिरी दिन, मतलब सैटरडे संडे। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो यहाँ पर रामस्वरूप उमा के पिता शंकर से कहते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब जिस चीज़ के लिए वो आए हैं, मतलब शादी की बात करने के लिए आए हैं, उस बात को गोपाल प्रसाद बिजनेस की बातचीत हो जाए ऐसे कह रहे हैं। रामस्वरूप चौंक कर, मतलब रामस्वरूप थोड़ा सा सरप्राइज होकर देखता है और बिजनेस समझकर, ओ अच्छा अच्छा,
लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अब यहाँ पर जब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बिजनेस की बातचीत हो जाए तो रामस्वरूप थोड़ा चौंक जाते हैं, थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि बिजनेस। फिर थोड़ा समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार, मतलब फॉर्मेलिटी। तो जब रामस्वरूप उन्हें नाश्ते के लिए कहते हैं तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह सब फॉर्मेलिटी क्यों? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, मतलब फॉर्मेलिटी किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ मतलब आप मेरे घर पधारे हैं, आप मेरे घर आए। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं कि तुम तो लड़की देखने आए हो, शादी तय करने आए हो, तो ऐसे झुककर क्यों बैठे हैं? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे जो कॉलेज के दोस्त थे वह बराबर तुम्हें चिढ़ाते हैं कि शंकर की बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब पीठ के बीच की हड्डी। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि आप नाश्ता लेकर आ ही गए, आप मानेंगे नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, मतलब आपको परदेसी मतलब फॉरेन की चाय पसंद है कि अपने हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। चीनी मतलब शक्कर। तो गोपाल प्रसाद को शक्कर ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप चाय में दूध और आधी चाय और शक्कर थोड़ा ज़्यादा डालिए। इस पर शंकर कहता है, खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब जबकि उनके पिता ने चाय में शक्कर ज़्यादा डालने के लिए कहा, इसके ऊपर शंकर उन्हें ताना सुनाता है कि अब सरकार जो ज़्यादा चीनी लेते हैं, जो ज़्यादा शक्कर लेते हैं, उन पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब जब शंकर ने टैक्स की बात निकाली तो उनके पिताजी मतलब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अगर सरकार को आमदनी मतलब आय या पैसा अगर जमा करना है तो बस सरकार एक ही टैक्स सरकार को लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाली चू भी न करे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच खूबसूरती पर अगर सरकार टैक्स लगाएगी तो जो देने वाले हैं वह चू मतलब मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढव हो गया है। बेढव मतलब निराले ढंग का, मतलब थोड़ा अलग सा हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तश्तरी मतलब जो नाश्ते के लिए छोटी थाली या छोटी प्लेट जो है उसे तश्तरी कहते हैं। वह तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए रामस्वरूप गोपाल जी से कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं।
रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब प्रस्तुत या शंकर की तरफ देखकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद, बीच में ही। जबकि अभी रामस्वरूप शंकर से प्रश्न पूछ रहे हैं तो बीच में गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़के का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत मतलब अत्यंत या बहुत जरूरी है, मतलब लड़की खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। और जायचा मतलब जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। जन्मपत्र मतलब जायचा, इसका मतलब है बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। मतलब दोनों की जो जन्म कुंडलियाँ है, मतलब उनकी जो जन्म पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट है, ये दोनों के साथ में मिलना चाहिए। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि दोनों की कुंडलियाँ मिलना तो मिल जाएंगी, यह कुछ मुश्किल बात नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में मतलब उनके जो पंडित जी है उनके चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल जाएंगे। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो रामस्वरूप की इस बात पर शंकर हंसता है, लेकिन गोपाल प्रसाद मतलब शंकर के पिताजी थोड़े उदास हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब यहाँ पर शंकर के पिताजी जो है मतलब लड़के के पिता जो है वह कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिलाई पुलाई बुराई मतलब घर का काम और सिलाई आ जाए बस हो गया। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब जब रामस्वरूप पान भिजवाने के लिए कहते हैं तब उमा पान की तश्तरी मतलब पान की छोटी थाली लेकर उसके पिता की तरफ आती है और उन्हें दे देती है। जब वह पान देने के लिए झुकती है तब उसके चेहरे पर, जब उसका चेहरा ऊपर उठता है तब उसने जो चश्मा पहना है उस चश्मे की जो फ्रेम है वो गोल्डन कलर की है, वह उन्हें दिख जाती है और बाप बेटे मतलब गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सबकार कर, जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? तो जब उन्होंने कहा कि चश्मा, तब राम स्वरूप ने मतलब उमा के पिता ने उन्हें सफाई दी कि उसकी पिछले महीने आँख दुख रही थी, तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उसे चश्मा लगाने के लिए कहा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। मतलब रामस्वरूप ने कहा कि नहीं, पढ़ाई के लिए उसे चश्मा नहीं लगा है, अभी मैंने आपको बताया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, मतलब अभी वो थोड़ा नॉर्मल हो गए और उमा से कहा, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। बाजे वाजे के पास मतलब जो हारमोनियम और सितार वो बजाने वाली है उसके पास उसके पिता ने उसे बैठने के लिए कहा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी।
सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। मतलब वो गाते गाते शंकर को देखती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। अब जब उमा गाते गाते रुक जाती है तब उमा के पिताजी रामस्वरूप उसे कहते हैं कि क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह तो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। तो जब गोपाल प्रसाद उमा से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पेंटिंग वेंटिंग कुछ करना आता है, तब उमा चुप बैठती है और उमा के पिताजी है रामस्वरूप जी, सब जो उत्तर है वो खुद देते हैं। उमा तो चुप बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? अभी तो पेंटिंग वेंटिंग आती है, लेकिन अभी सिलाई आती है क्या उमा को? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। मतलब इस घर की जितनी भी सिलाई के कपड़े हैं यह सब उमा ही तो करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। और हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि बेटी, क्या आपने कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ इनाम या गिफ्ट्स जीते थे? उमा चुप, मतलब उमा चुप रहती है, कुछ भी आंसर नहीं देती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपत सकपकाते हैं। मुहावरा है यह, सकप जाना, मतलब असमंजस में पड़ना, मतलब कंफ्यूज होना। तो यहाँ पर राम स्वरूप थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल से। मतलब रामस्वरूप जो गोपाल जी उमा को प्रश्न पूछ रहे हैं उसे उत्तर देने के लिए कह रहे हैं उमा से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो अभी गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि सभी उत्तर तो आप ही दे रहे हैं, उमा को भी कुछ बोलना चाहिए। तो रामस्वरूप उमा से कहते हैं कि देखो गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, उन्हें जवाब दो। उमा हल्के लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। तो अब यहाँ पर सबके सामने उमा अपने पिता से कहती है कि मैं क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब दुकानदार अपने दुकान से कुर्सी और टेबल को, चेयर टेबल को बिकता है, या जब कोई खरीदार उन्हें लेने आता है, तो दुकानदार जो है वह कुर्सी और मेज से, मतलब चेयर और टेबल से कुछ पूछता है नहीं ना। जैसे खरीदार को अगर वो टेबल और कुर्सी पसंद आ गई हो तो वो ले जाता है, वरना। यह कहकर उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, मतलब उमा को डांटते हैं। उमा,
अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, मतलब थोड़ा गुस्से में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, मतलब वो भी थोड़ी गुस्सा हो जाती है। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नापतोल कर रहे हैं। तो उमा ने कहा कि आपकी इज्जत के बारे में आपको लग रहा है, लेकिन कब से आप मुझे प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब मुझे नापतोल कर रहे हैं। तो यह क्या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही थी? शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मतलब उमा को शंकर के बारे में, मतलब जो लड़का उमा को देखने के लिए आया है उसके बारे में मालूम है। और उसने कहा कि आपके लड़के की तरह मैं हॉस्टल में लड़कियों को ताक झाँक कर नहीं देखती। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। रामस्वरूप उमा उमा। अब जब उमा यह सब कहती है तब उमा के पिताजी रामस्वरूप उमा पर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उमा से कहते हैं उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक मतलब एसएससी या 10वीं तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन मतलब यहाँ पर उमा ने गोपाल प्रसाद जी से कहा कि हाँ हाँ, आप ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर आपसे आपके लाडले बेटे की पीठ के बीच की हड्डी है या नहीं ज़रूर देख लेना। मतलब बैकबोन, यानी कि यह जो शंकर लड़का है, यह कॉलेज में उसे बैकबोन चिढ़ाते थे, यह उमा को भी पता था। मतलब यह शंकर जो लड़का है, यह बेंड होकर चलता था, मतलब झुककर चलता था और झुककर भी बैठता था, इसीलिए इसे बैकबोन चिढ़ाते थे। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। मतलब अब यहाँ पर बाबू राम गोपाल के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, मतलब वो बहुत गुस्सा हो चुके हैं, और उनका लड़का जो है वो रुलासापन, मतलब वो उसे रोना आ गया है। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, रीढ़ की हड्डी यह माथुर जी का पाठ एकांकिका आपको समझी ही होगी। तो यह पाठ आपको एक बार फिर से, मतलब यह एकांकिका जो है यह आपको फिर से पढ़नी है। और इस एकांकिका में जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द और कृदंत शब्द से क्रिया रूप लिखिए, यह जो मैंने एक्सप्लेन किया है, और मुहावरी भी जो मैंने आपको बताया है, उसे आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है।